लिविंग यूनिकॉर्न्स में आपका स्वागत है। और आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं वो हैं पर्सनल फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो मेरे गुरु, मेरे गाइड, और प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर मैं बात करूं तो एक्टर, डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर, और 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका। आज हम उनसे बात करने वाले हैं। वन एंड ओनली जयंत देशमुख जी। नमस्कार दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग यूनिकॉर्न्स पे, एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, मस्त। और दादा देखिए ना, हम दोनों एकदम मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं आज एकदम। अच्छी बात है ना। गुरु शिष्य की जो आज जोड़ी है उसने विदाउट प्लानिंग हमने एकदम सेम कपड़े पहने हुए हैं। दादा, मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है एक इजी लैंग्वेज में हम उनको समझाएं कि आर्ट डायरेक्शन का जो आप काम करते हैं वो क्या होता है, कैसे काम चलता है उसका। आर्ट डायरेक्शन सिनेमा में और टेलीविज़न में जो बैकग्राउंड आप देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल का बैकग्राउंड है या मंदिर का बैकग्राउंड है या किसी बड़े घर का या गांव का, वो जो बैकग्राउंड है वो है आर्ट डायरेक्शन। वातावरण, किसी कहानी को कहने के लिए जो वातावरण बनाया जाता है वो आर्ट डायरेक्शन है, वो प्रोडक्शन डिज़ाइन है। जब वो प्रोडक्शन डिज़ाइन में आ जाता है तो उसका फिर टोन, कलर, टेक्सचर, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, वो सारी चीज़ें उसमें फिर मिक्स हो जाती है। तो जो बैकग्राउंड आप फिल्मों में और टीवी में देखते हैं वो आर्ट डायरेक्शन है। तो दादा, आप मतलब मुंबई कितने साल पहले आए थे? मैं मुंबई आया था मेरा ख्याल है 95 के आसपास। 95 मतलब सर ऑलमोस्ट 29-30 इयर्स हो गए हैं आपको मुंबई में। तो दादा, क्या आपको ये क्लियर था कि आप शुरू से ही मतलब आर्ट डायरेक्शन करना है आपको? हाँ, क्योंकि मैं रंगमंडल में था, 13 साल एक्टर था मैं। एक्टर की तनख्वाह मुझे मिलती थी, पर मुझे मालूम था मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। ऐसा क्यों लगता था आपको? हाँ, क्योंकि वो इतना तो समझ में आ जाता है करते हुए कि आप अच्छा एक्टर हैं या नहीं हैं। जो आजकल समस्या है थोड़ा, क्योंकि आजकल हर कोई एक्टर बनना चाहता है, सिनेमा में फेसिया बनना चाहता है, दिखना चाहता है। पर मेरा रंगमंडल छोड़ने के बाद मुझे मालूम था कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो उसमें मुझे जाना नहीं चाहिए, और मैं जो चीज़ें जानता हूँ वो मुझे करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आर्ट डायरेक्शन चुना, जो कि थिएटर में भी मैं करता था और सिनेमा में भी वही करता हूँ। राइट। मतलब दादा, जैसे थिएटर हम लोग करते हैं तो हम हर चीज़ को सीखते हैं, बैक स्टेज हो गया, आर्ट हो गया, तो उसमें आप आर्ट करते थे और उसमें आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये स्किल है आप में। इसलिए कि 13 साल जब मैं रंगमंडल में था तो सेट की ज़िम्मेदारी कई बार मुझे मिली, कई बार मुझे कॉस्ट्यूम की ज़िम्मेदारी मिली, कई बार मुझे लाइटिंग की ज़िम्मेदारी मिली। हम सारे जितने लोग थे वो सब काम करते थे। मेरी रुचि सेट्स में थी, वो मैं करता था। जो बाहर से भी फॉरेन का डायरेक्टर आता था वो भी मुझे ही सेट के बारे में या सेट की ज़िम्मेदारी देता था। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि यही काम अच्छा है और मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वही काम चुना और वही काम मैं अभी फिल्मों में कर रहा हूँ या टीवी पे कर रहा हूँ। दादा, सेटिस्फाइड हैं आप? 101%। क्योंकि यदि आप जो काम आप करना चाहते हैं और वही आप कर रहे हैं तो उससे बड़ा सुख या उससे सेटिस्फेक्शन और कुछ है। बिल्कुल सही बात है। तो दादा, अब जो आप कह रहे हैं कि 13 साल लंबा आपका टाइम स्पेन रहा जब आप एक्टिंग करते थे, तो वो अनुभव कैसा रहा और इतने लंबे टाइम तक किया आपने? उसी अनुभव ने मुंबई में मुझे अभी दोनों पाँव पे खड़ा रहना सिखाया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस थिएटर के बैकग्राउंड ने मुझे सिखाई। कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज़ को समझ लेना, जान लेना, उसका तरीका कैसा होता है, वो थिएटर से मैं सीख के गया। क्योंकि मेरी आर्ट डायरेक्शन की या प्रोडक्शन डिज़ाइन की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। न मैं आर्किटेक्ट हूँ, न मैंने ITI किया है, न मैंने कोई ऐसा स्कूल नहीं किया है जिसमें आर्ट डायरेक्शन का या FTI किया है कि जो आर्ट डायरेक्शन सिखाता है, वो मैंने सीखा नहीं। और मैंने सीखा सिर्फ करते हुए। तो वो मुझे लगा कि मैं जबकि लोगों को कहता हूँ कि सीखना चाहिए ज़रूर, अब हमारे सुविधा नहीं थी, कर नहीं पा रहे थे। पर वो यदि आप सीख लेते हैं तो और अच्छा होता है, पर आप करते करते जो सीखते हैं वो और मजबूत होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो दादा, मतलब एक आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है, क्योंकि आपने भी इतना लंबा करियर आपका हो के आया, एक लंबी ज़िंदगी आपने जी है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो प्रॉब्लम्स आती है जो एक आर्टिस्ट फेस करता है, भले वो कोई भी शहर हो? वो तो हर मतलब ये अच्छा, ये तो चलो मीडिया है, ये तो टीवी है, फिल्म है,
हर जगह प्रॉब्लम्स हैं और वो उस जगह की प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स तो आपको फेस करनी पड़ेगी और उसको सुलझाना पड़ेगा, तभी आप सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई हर फिल्म की एक अलग प्रॉब्लम है, हर टीवी की एक अलग प्रॉब्लम है, हर थिएटर में प्ले की अलग प्रॉब्लम है। तो वो आप उसी प्ले के हिसाब से, टीवी के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से सॉल्व करते चले जाइए और आगे तो बढ़ते। अगर एक्टर्स की स्पेसिफिक होकर हम एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स क्या गलती करते हैं? आपने पहले भी उनके साथ काम किया है, तो सर थिएटर डायरेक्टर भी हैं, आपने इतने सारे नाटक डायरेक्ट किए हैं, तो पहले जो होता था और आज में पता, क्योंकि मैं भी आपके साथ नाटक कर चुकी हूँ, मैं आपके डायरेक्शन में भी काम कर चुकी हूँ, आपको क्या अंतर महसूस होता है? अभी का जो अभिनेता है ना, वो बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है, मैगी की तरह। मैगी जो है वो ठीक है, 2 मिनट में आप उसको उबाल के खा लेते हैं, पर जो मैगी है, रॉ मटेरियल है, उसको बनाने में तो टाइम लगता है ना। भले खाने में 2 मिनट में खा लेते हैं आप, और वो जो मैगी आप लाते हैं, जिसको गर्म पानी में डालते हैं और फिर खाते हैं, तो मैगी उसमें तो टाइम लगता है ना। वो टाइम कहाँ है? और क्या है, हर कोई आदमी बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहता है, तो वो मुझे लगता है मीडिया में तो मुश्किल है, और ख़ास तौर से अभिनय में। मैं हर बार वर्कशॉप में या प्ले करता हूँ तो कहते रहता हूँ कि हमने देखना और देखना, हमने सुनना और सुनना, हमने पढ़ना और पढ़ना, ये थोड़ा छोड़ दिया है। हर कोई पढ़ता है पर पढ़ता नहीं है, हर कोई देखता है पर देखता नहीं है, हर कोई सुनता है पर सुनता नहीं है। तो मतलब दादा, क्या दिमाग आजकल कहीं और है लोगों का? मतलब कुछ तो इम्पैक्ट हुआ है, या किसी वजह से हो सकता है कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, या वैसा ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जल्दबाजी है किसी भी मीडियम को समझने के लिए, चाहे वो कैमरा हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे आर्ट डायरेक्शन हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, थिएटर हो चाहे सिनेमा में, वो एक टाइम मांगता है। वो टाइम आपको देना चाहिए, और वो टाइम आज के नौजवानों के पास है नहीं। उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, तो बहुत जल्दी बहुत कुछ होता नहीं है। इसलिए दादा, मतलब दादा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि मैगी को हम कोशिश करते हैं, वो खुद ऐड बताते हैं दादा कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगा, बट आज तक अच्छी मैगी जो होती है वो 2 मिनट में तैयार नहीं होती, उसको भी 10 मिनट लगते हैं कम से कम। तो भले एक्टिंग हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर आपको एक्सपर्ट होना है या सक्सेस पानी, तो आपको टाइम देना पड़ेगा 101%। और पेशेंस रखना होगा। पेशेंस के बिना कैसे होगा? पेशेंस नहीं रखेंगे आप, तो आप जल्दीबाजी में कुछ करना चाहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, बहुत सारी और दुविधाएं आपके आसपास हो जाएंगी, आप निगेटिव तरीके से सोचने लगेंगे। पेशेंस होगा तो आप अच्छा काम करेंगे। थोड़ा सब्र बहुत ज़रूरी है, और सब्र के साथ मीडिया में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हो नहीं पाएगा। राइट। तो दादा, जैसे कि नाटक जो आपने निर्देशित किए हैं बहुत सारे, उसमें से कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद रह गया हो, कोई फनी सा हम लोग जो सुनना चाहें? नहीं, अभी क्या है कि हर फिल्म, टीवी या प्ले, सबके अलग अलग तरह के किस्से हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ ख़राब हैं, पर ठीक है। वो हर प्ले का, हर सिनेमा का, हर टीवी का अपना एक अलग तरह का गणित है, और उस गणित में ये दोनों चीज़ें आती रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ख़ास तौर से ये जाना जाए कि ये बहुत सुखद था। बस ये एक बात है कि जब मैं पहली फ़िल्म कर रहा था, जैसे मैं बता दूं कि मेरी पहली फ़िल्म है बैंडेड क्वीन, उसमें मैं थिएटर से गया था और मैं उसमें प्रॉप मास्टर था। वो इंग्लिश चैनल 4 की फ़िल्म थी, तो उसमें एक कैटेगरी होती है सारा प्रोडक्शन डिज़ाइन में, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, प्रॉप मास्टर, सेट ड्रेसर, जो अभी हिंदुस्तानी सिनेमा में भी आ गया है। उसके बाद मेरी बहुत कमर्शियल बड़ी फिल्म थी आँखें, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय, परेश रावल, अर्जुन रामपाल, विपाशा की वो पहली फिल्म थी, सुष्मिता सेन, अंधे लोग बैंक की रॉबरी करते हैं। विपुल शाह ने मुझसे पहले दिन कहा कि मेरा दोस्त गौरंग दोषी उसका प्रोड्यूसर था, उसके पहले एक फ़िल्म कर चुका था मैं उसके साथ, बवंडर। उसने कहा एक बड़ी फिल्म कर रहे हैं जयंत, तो करेगा? मैंने कहा मेरे को मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो पहली मीटिंग में अशोक मेहता, मैं, आतिश कपाड़िया जिन्होंने वो लिखी थी, विपुल शाह और गौरंग दोषी। तो विपुल शाह चूँकि वो भी थिएटर से आते हैं,
और पहली फिल्म है उनकी, बड़ी फिल्म है वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार जयंत का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा तो है नहीं डायरेक्शन में, और जयंत का आर्ट डायरेक्शन में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हो गया, इतनी बड़ी फिल्म है, बैंक है, ये है वो है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि एक सेट इसको लगाने देते हैं, और यदि ठीक लगा और सबको ठीक लगा तो हम इसको आगे कैरी कर लेंगे, आगे फिल्म ये करेगा। ये मज़ेदार किस्सा तुम कह रही हो ना, किस्सा सुनाने के लिए। तो मैंने देसी बार का एक सेट लगाया था, और ये तय था कि यदि अच्छा नहीं लगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो मैंने चतुराई से एक काम किया कि उसका जो नाम था काउंटर पे, तो मैंने उसको वहाँ लिख दिया जेडी देसी बार। हाँ, वो फिल्म में है, इसलिए कि यदि निकाल भी दिया गया मेरे को फिल्म से, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये जो गाना है इसका सेट मैंने लगाया था। खुदा ना खास्ता ये हुआ कि सबको पसंद आया, फिर वो फिल्म मैंने की, बैंक बनता है, बैंक रॉबरी होती है। फिर क्या होता है कि मुंबई में एक बात बहुत अच्छी है, यदि आप काम जानते हैं और आपका स्वभाव क्या है, आप एक बजट में काम करने के आदी हो जाते हैं, यदि अच्छा करते हैं तो आपका काम मिलता है। मेरी खुश नसीबी है कि मेरे को एक काम के बाद बैठना नहीं पड़ा घर में। लगातार सारी बड़ी फिल्में मैंने की, लगातार बड़ा टेलीविज़न मैंने किया, स्टार के बहुत शो किए, सोनी के बड़े शो किए, ये सब टीवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा शो मैंने किया, फिल्में जैसे मकबूल मैंने की, आंखें मैंने की, राजनीति मैंने की, आरक्षण, चक्र से लंबी लाइन है। मतलब अब तक मेरे ख्याल है मेरा लास्ट रिलीज़ है कागज़ 2, तब तक 100 फिल्में मैं कर चुका हूँ, और हिंदुस्तान के सारे बड़े डायरेक्टरों के साथ, बड़े डीओपी के साथ। तो इसलिए कि आप यदि काम जानते हैं तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और फिर आपका कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मेरा थिएटर से आया। वो थिएटर से, इसलिए मैंने थिएटर छोड़ा नहीं। जब गैप होता है या कुछ मुझे कोई कहता करने के लिए, तो मैं करने लगता हूँ। क्योंकि दादा आप मतलब आपने जो आर्ट डायरेक्शन किया है वो फिल्में, टेलीविज़न और थिएटर तीनों में ही किया है, और कहीं ना कहीं थिएटर आपका बेस रहा है। तो दादा थिएटर की जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी आप कुछ बताइए, या आप मिस करते हैं क्या उसे आर्ट डायरेक्शन करते हुए? मिस इसलिए नहीं करता कि मैं लगातार थिएटर भी कर रहा हूँ ना, तो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता है। और वो जो हमारे गुरु थे बीवी कारंत, वो कहते थे कि थिएटर ऐसे इंजेक्ट कर दो कि मरने के बाद ही निकले। वो है, वो हमारे जितने उनके शिष्य हैं सारे ऐसे ही हैं। तो ऐसा कभी मिस नहीं करता मैं, क्योंकि मैं अपने जितना भी मेरा स्पैन है काम करने का, तो उसमें से मैं कोई ना कोई वक्त निकाल लेता हूँ जिससे मैं मुंबई में थिएटर कर सकूँ या बाहर जाके थिएटर कर सकूँ। दादा ने बहुत बेहतरीन काम किया है हर फील्ड में, और दादा का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर नाटक है नट सम्राट, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। तो उसका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ आपका? आलोक चटर्जी है, वो मेरे मित्र हैं, और मैं ये जो ड्रामा स्कूल है उसमें एक प्ले करने आया था, आधे अधूरे। संजय उपाध्याय उसके डायरेक्टर थे उस वक्त, और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई एक प्ले आप हमारे लोगों के साथ कर दीजिए। तो मैं वो प्ले करने यहाँ आया था, तो मैं महीना भर यहाँ रहना ही था मुझे। तो आलोक वहाँ पढ़ाते थे एक्टिंग, तो आलोक मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मैंने एक मृत्युंजय नाटक किया था, उसमें वो कर्ण का रोल करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार जयंत कोई प्ले करते हैं। तो हम दोनों में बातचीत हुई कि नट सम्राट करते हैं। और नट सम्राट के बारे में एक वहम है जो हिंदुस्तान में, कि जो नट सम्राट कर लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और हाँ, गंदा भ्रम है। अच्छा। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने किया बात पता है, किसी चली की आज। मृत्यु तो हुई नहीं। हाँ। वो सामाजिक परिस्थितियों पर वो नाटक है। फिर चूँकि आलोक चटर्जी एक बड़ा अभिनेता है और गोल्ड मेडलिस्ट है अभिनय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उसका भी फ़ायदा हमको उस नाटक में मिला। अब तक हम अभी 50वां शो करने वाले थे, और आलोक की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, वो नहीं कर पाया, पर आगे तबीयत ठीक होगी तो करेंगे। और मुझे ये मैं समझता हूँ उस नाटक के बारे में कि वो नाटक ज़रूर गांव, खेड़े, शहर, मोहल्ले में करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा आज की सिचुएशन में, क्योंकि आज की सिचुएशन में माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, माँ बाप को लोग ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो वो कैसे वो नाटक आपकी सामाजिक परिस्थिति को दिखाता है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी नाटक किया जाए, मैं सिनेमा में ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सिनेमा में मेरा कंटेंट पे कोई हाथ नहीं है। हाँ, राइट। पर थिएटर में कंटेंट में मेरा हाथ है। करेक्ट। तो कोई भी सामाजिक कला जो है
वो समाज के लिए होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, बिल्कुल इसमें शक नहीं है, बट एक मैसेज जो हम दे सकते तो हैं कुछ ना कुछ तो देना चाहिए आपको। मतलब आया गया तो कोई मतलब ही नहीं है। जितने भी मैंने नाटक किए हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ते हैं, समाज को एक कुछ देते हैं। करना नहीं करना समाज का काम है। सिनेमा में ये मेरे लिए मुश्किल है, कई बार हम डिस्कशन करते हैं, उसमें हम बोलते ज़रूर हैं, पर वहाँ चाहे वो टीवी हो चाहे फिल्म हो, तो वहाँ दोनों में कंटेंट पे हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर है बैकग्राउंड पे, उसके प्रोडक्शन डिज़ाइन। तो दादा वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि जैसे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का अपना एक विजन होता है, तो उसके साथ भी क्लैशेस हो सकते हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं? देखिए, जितनी मैंने फिल्में की हैं और टीवी किया है, ख़ास तौर से फिल्मों में, जब हम फिल्म की पहली मीटिंग करते हैं तो उसमें डायरेक्टर होता है, डीओपी होता है, डांस मास्टर होता है, फाइट मास्टर होता है, राइटर होता है और प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है। कई बार एक्टर भी रहे हैं, बड़े एक्टर भी रहे हैं पहली रीडिंग में। तो डायरेक्टर का अपना एक विज़न है, एक कहानी लिखी गई है, उस कहानी को एक डायरेक्टर एक अपने तरीके से सोचता है, फिर वो सबको ब्रीफ करता है कि मैं ये कहानी को यहाँ प्लांट करने वाला हूँ, ये मैं कहानी को जम्मू में करूँगा, ये मैं कहानी को मनाली में करूँगा, ये मैं कहानी को भोपाल में। जैसे प्रकाश झा, मैं प्रकाश झा के बारे में सदा कहता कि वो जितना वो फिल्मों की राजनीति जानते हैं और उनकी फिल्में जितनी हैं ना वो राजनीतिक हैं फिल्में हैं। हाँ, वो कोई बहुत, और सारे सामाजिक फिल्में हैं पूरा, मतलब कोई भी फिल्म उठा के देख लिए, गंगा जल, राजनीति, आरक्षण, भोपाल भी शूट करते हैं। हाँ, भोपाल, यहाँ वो 4-5 फिल्में जो उन्होंने की वो मैंने की, उनकी फिल्में। तो ये सारा जब हम सुनते हैं फिर हम अपना बोलते हैं कि ये हम यहाँ करेंगे। किसी में सेट लगाना पड़ता है, कोई बड़ा एक्टर होता है। जब तेरे नाम मेरे को ब्रीफ की गई तो मुझसे कहा गया कि ये तो सब रियल लोकेशन में कर रहा है। उसके लिए मैं मथुरा भी गया, मैं उसके लिए और उस तरह के असाइलम में गया, पर सलमान को लेकर उस जगह पे फिल्म आप शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कथा यदि 40% है तो सिनेमा 60% टेक्निकल काम है। वो 40% को दिखाने के लिए 60% काम करना पड़ता है, तब वो 100% होता है। हाँ, आप ये बोलें कि 60% जो है कंटेंट है तो 40 नहीं, उल्टा है, 60 आपको करना पड़ता है। शूटिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग, दुनिया भर, हाँ दुनिया, उसके पहले भी होता है। तो शूटिंग आवर्स तो कम होते हैं, और उसके आगे और पीछे बहुत होता है। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस इतने फिल्मों का, मैं ये मानता हूँ कि 60% जो है सिनेमा टेक्निकल काम है। यदि टेक्निकल काम में टेक्निकल लोग आपके पास ठीक नहीं है तो फिर आपका सिनेमा गड़बड़ है, बनेगा नहीं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। दादा आपके जो पुराने दिन रहे होंगे, मतलब आप ओरिजिनली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो दादा उन दिनों के बारे में कुछ बताइए, कैसी लाइफ रही आपकी, क्या करते थे आप? मस्त दिन थे यार, और अब तो याद आते हैं वो दिन। कई बार कहते हैं ना सुखद दिन निकल जाते हैं, हो सकता है आगे और दूसरी तरह का सुखद दिन आए, पर वो जो आपके एक चीज़ को पाने या पहुंचने का जो लगन थी, जिजीविषा थी, वो नए लोगों में नहीं दिखती आज की डेट में मेरे को। रायपुर में तो मैं, मतलब आपको बताऊं तो मैं नौकरी करता था, राइस रिसर्च सेंटर। वो मेरे बहुत मन का काम नहीं था, क्योंकि मैं घर का नौकरी करके घर चलाने वाला आदमी था। मेरी 2 बहनें और दोनों छोटी हैं मेरे से, 10-11 साल, तो मुझे कमाना ज़रूरी था। पर एक समय तक मैंने काम किया वहाँ, उसके बाद मुझे लगा कि अब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि क्या होता है, आप बहुत सारी मजबूरियों की वजह से काम तो करते रहते हैं बहुत दिन तक, पर जब आपको अपने मन का काम मिल जाता है ना, फिर आप फिर नहीं देखते पैसा और आप शिफ्ट कर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और रंगमंडल का यहाँ का विज्ञापन निकला, पहले हम NSD गए इंटरव्यू देने पर, वहाँ हम रिजेक्ट हो गए, क्योंकि हमारा वो ट्रेनिंग नहीं था, हम पके हुए नहीं थे। वहाँ से आने के बाद भोपाल का निकला, भोपाल में कह दिया गया कि आपका हो गया। तो मेरे लिए ये हो गया कि मैं जो चाहता था वो मेरे को मिल गया। फिर वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई भोपाल से सिनेमा तक, क्योंकि रंगमंडल बंद हुआ तो भोपाल में मैं क्या करता। तो मुझे लगा, मेरे एक मित्र हैं राजा बुंदेला और सतीश कौशिक, वो तो अब नहीं है जिंदा, तो बहुत ज़्यादा मेरे करीब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, सुष्मिता मुखर्जी भी हैं।
मैं यहाँ से गया भी तो मैं सुष्मिता जी के घर में रहता था, तो मेरे लिए मुंबई में रहना, खाना और कार, ये 3 चीज़ मेरे को मुहैया थी और सारे मेरे दोस्तों ने मुहैया कराई। तो मेरा वो स्ट्रगल, यदि स्ट्रगल जो बोलते हैं, वो हुआ नहीं। तो मेरे को करना क्या है फिर मेरे को अपना काम करना है। तो मैं अपने काम में मैं फिर लगा। बाद में मैं वीरेंद्र सक्सेना एक एक्टर हैं, उनके घर रहा 3 साल, फिर धीरे से कमाया, फिर घर लिया, फिर बाकी ज़िंदगी चलती रही। बट मतलब दादा कहीं ना कहीं मुंबई में लोग कहते हैं कि दोस्त मिलना कठिन होता है, सब लकी नहीं होते। ज़िंदगी में भी दोस्त मिलना मुश्किल है। हाँ, देखिए आप, मैं हर बार कहता हूँ कि आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, पर आपका इसके इतर कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको आप हर चीज़ कह सकें। ये बड़ा मुश्किल होता है कमाना, पर मेरे खुशनसीब हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरी भी चिंता करते हैं और कहते भी हैं, डांटते भी हैं, बोलते भी हैं। थोड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने तो ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। दादा क्या कोई ऐसा लगता है आपको कि किसी चीज़ की कमी कभी लगी हो या रिग्रेट लगता हो कि किसी चीज़ को पाने की दौड़ में कभी कुछ चीज़ें खो भी जाती हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो आपकी लाइफ में? चक्कर क्या हुआ, मुंबई जाने के बाद मुझे दौड़ना नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि मैं एक काम किया, मेरे को दूसरी फिल्म मिल गई, दूसरा काम किया, तीसरी फिल्म मिल गई, और बहुत सारे सिनेमा में धीरे करते करते मेरे इतने कमाल के डायरेक्टर दोस्त हो गए, डीओपी दोस्त हो गए। मेरे लिए मुझे लगता है कि डीओपी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन लोगों ने मेरे लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने कहा नहीं, जयंत को लेंगे इस फिल्म में, है ना। बोनी जी एक बार मेरे को मिले कहीं डायरेक्टर के, क्या करने आए जयंत, जेडी बोलते हैं वो मेरे को। मैंने कहा मैं, उन्होंने बुलाया मुझे, अरे वो पिक्चर तेरे, तू नहीं, मत कर वो पिक्चर। ऐसा भी है। और कई जगह ये भी है कि नहीं, जयंत को ही बुला। तेरे नाम में सतीश जी ने, सतीश जी को, वो बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, ओरियन फिल्म्स की, मैट फिल्म की, उन्होंने कहा नहीं, मेरे को इस फिल्म के लिए जयंत देशमुख चाहिए। तो कई बार ये होता है कि आप अच्छा काम करते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आप प्रोडक्शन फ्रेंडली होते हैं, तो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपके लिए स्ट्रगल भी करते हैं, कहते भी नहीं जयंत चाहिए। क्योंकि कई बार डायरेक्टर, डीओपी भी आप टेक्नीशियन को मना कर सकता है कि नहीं, इनके साथ काम नहीं करेंगे। दादा तो जो यंग एक्टर्स हैं या यंग आर्टिस्ट हैं, या मैं कहूँगी कि दादा आम आदमी हो, क्या मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंस से? मेरा तो ये कहना है कि यंग एक्टर्स जो बनना चाहते हैं, उनको एक तो सामाजिक, राजनीतिक समझ होनी चाहिए, और दूसरा उनको उनके शरीर के बारे में मालूम होना चाहिए। ज़्यादातर एक्टर अपने शरीर के बारे में जानते नहीं, अपनी आवाज़ के बारे में जानते नहीं, वो चलते कैसे वो जानते नहीं, वो कब धोती पहनेंगे तो कैसे चलेंगे, हाई हील पहनेंगे तो लड़कियां कैसी चलेंगी, ड्रेसेस बदलने से चाल बदलती है, स्वभाव बदलता है, और वो ही अभिनय है असली बात। और मुश्किल ये है कि मैंने पहले ही कहा कि वो मैगी वाला सिस्टम, आज मैंने 4 प्ले में काम किया, 5वें प्ले मैं डायरेक्ट करने लग जाता हूँ, वो डायरेक्शन की समझ। इसलिए अभिनेता को सबसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट पूरी नहीं पढ़ते, जो प्ले कर रहे हैं उसके और क्या प्ले लिखा उस आदमी ने, उसके बारे में कभी नहीं सर्च नहीं करते। गूगल है आपके पास, जब हम करते थे तो हमारे पास गूगल था नहीं। सही बात है। मैंने, मेरे घर में जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वो सिनेमा की भी है, थिएटर की भी है, रेफरेंसिंग भी है। अब तो गूगल पे रेफरेंसिंग है, पर जिस समय नहीं था तो आपको ज़्यादा सोचना था, ज़्यादा समझना था। वो समझ जो है ना, गूगल ने क्या कर दिया, आपका दिमाग भोथरा कर दिया। आपको कुछ भी, आप सोचते ही नहीं, तुरंत गूगल करते हैं कि ये, सही बात है। क्यों गूगल करते? पहले सोच लो, नहीं आया तो फिर करो। अब गूगल करने से पहले यदि सोचना है तो सोचने के लिए देखना पड़ेगा, सोचने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और ये तीनों जो है ना नई पीढ़ी में मुश्किल है, उनको ना देखना है, ना सुनना है, ना पढ़ना है, और करना ज़रूर है। तो अभिनय तो बहुत डिफ़िकल्ट है। दादा आपका, क्योंकि आप इतने सारे प्ले कर चुके हैं, तो आप बताइए कभी आपको ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि आपको किसी स्टूडेंट पे या एक्टर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों क्या ना समझी कर रहा है? तो मेरे घबराते हैं, मैं जहाँ जिनके बाद डायरेक्ट करने जाता हूँ बहुत घबराते हैं, मैं लाइव एग्जांपल उस चीज़ का। क्योंकि उसके पहले मेरे बारे में इतना कि बोल सिनेमा की बात अलग है, वो आएगा ना थिएटर में कैसी इमेज है दादा, आप बता दो। थिएटर में जब आएगा ना तो फिर किसी को बचता नहीं है।
यहाँ भी यही हो रहा है, पर ठीक है, में क्या दिक्कत है। पर भाई यदि सीखना है, और फिर दूसरी बात है कि आप परफॉर्म करने वाले हैं, जब परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको परफॉर्म करेक्ट होना चाहिए। अभी जो मैं प्ले कर रहा हूँ ब्रेख्त का, वो एलिनेशन की थ्योरी पे है, वो आपको इमोशनल नहीं होने देता है। अच्छा। तो एक्टर को कहता है आप परफॉर्म करो, आप उस काया में मत जाओ और इमोशनल मत करो दर्शकों को। तो दर्शकों को प्रैक्टिकल समझाओ कि ये हो रहा है। बहुत सारे नाटक है जो इमोशनल होते हैं, लोग रो के नहीं, हमारा नट सम्राट है, हाँ। लोग उसमें रोते हुए निकल जाते हैं, और इस प्ले में रोना मतलब गलत है, क्योंकि वो एलिनेट करता है। क्योंकि अलग अलग थ्योरीज हैं और उसमें से ये थ्योरी हाँ, ये दो थ्योरी हैं बड़ी हाँ। पूरे वर्ल्ड में। एक कहता है कि कायांतरण होना चाहिए, काया में बस जाओ। एक कहता है कायांतरण नहीं होना चाहिए, काया। आपको लगातार दर्शकों को ये बताना कि मैं जैन देशमुख हूँ और मैं किसी का रोल कर रहा हूँ, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है एक्टरों के लिए, है ना। जल्दी से इमोशनल हो जाता है एक्टर। आप स्कल्पचर नहीं कर सकते, आप डांस नहीं कर सकते, आप म्यूज़िक नहीं कर सकते। मैं यदि बहुत प्रैक्टिकल फील्ड से जाऊँ तो आप वकीली भी नहीं कर सकते, मेडिकल भी नहीं कर सकते। तो जो डेडिकेशन मांगता है, और एक्टर के लिए खास तौर से सिनेमा, टीवी, थिएटर, उसमें डेडिकेट नहीं होगे तो कर कैसे लोग। तो दादा मुंबई आके क्या, बस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज भी हम देना चाहेंगे कि तो मुंबई आके क्या आपको लगता है क्या गलती करते हैं एक्टर्स, क्योंकि बहुत लोग भटक जाते हैं, उनको पता नहीं रहता। भटक इसलिए जाते हैं कि भटक भवानी है, सीधी सी बात। तैयारी है नहीं, आपकी तैयारी नहीं है और आप चले गए तो कैसे होगा। सिंपल सी बात है, ना आपको शरीर मालूम, ना आपको साउंड मालूम, ना आपको शरीर के बारे में, कोई चेहरे के बारे में कुछ नहीं मालूम। बाल ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बाल वैसा करेंगे तो क्या होगा। तो आपकी तैयारी कुछ नहीं है। वो लक और फ्रूक वाली एक बात अलग है कि मिल गया और आपने अच्छा कर दिया। बट सर वो तो समझो, हो सकता है मिल गया अच्छा रोल आपको, हाँ। और साला कर ही नहीं पाए तो फायदा क्या है। क्या मतलब, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई कहीं ना कहीं। और तो बिगिनर लक तो वर्क करता है, पर वो एक दो बार ही वर्क करेगा ना, लॉन्ग भाई मैं रन में तो। तुमको कल बोलोगी तो कल मैं सुभाष भाई के सामने बिठा दूंगा तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके बाद काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मुश्किल ये है, आप अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको एविल करना बहुत जरूरी है। उसको आपको कैसे आप एविल करके वो काम करते हैं, कि वो काम करेंगे तो दोबारा काम मिलेगा। नहीं तो बहुत अचानक ही होगा, अरे यार उसको बुलाया था, उसको तो कुछ आता नहीं है, मत बुलाओ, दोबारा नहीं बुलाएगा ना, इंप्रेशन खराब हो जाता है। हाँ, तो आर्टिस्ट के साथ तो बहुत होता है दादा, अगर एक बार आपका मान लीजिए ऑडिशन ही बुरा हो गया या मीटिंग खराब हो गई तो वो इमेज बन जाती है। मेरे मित्र हैं अखिलेश मिश्रा, बड़े एक्टर हैं हिंदुस्तान के, वो बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि आपने कहा कि मैंने 40 ऑडिशन दिए और मेरा एक में भी नहीं हुआ, तो उसके थ्रू था, ये इसके थ्रू था, ये उसका दोस्त है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये आप आरोप लगाते हैं। वो कहते 40 में से एक आदमी तो बुलाता, एक, तो इसका मतलब कमज़ोरी आपकी है न कि उनकी है। आप उन पर ठीकरा फोड़ के कि वो जैन के दोस्त हैं इसलिए मेरे को नहीं लिया, वो प्रियंका के दोस्त है इसलिए मेरे को नहीं लिया, ये ठीकरा क्यों फोड़ रहे हो। आप 40 में से एक भी आदमी आपको नहीं बुला रहा है तो आपको अपने पे तैयारी करनी है, न कि उनके बारे में बोलना है। सिंपल सी बात है। तो हमारी तैयारी कम है, और आप मतलब कूद तो गए समुद्र में, तैरना आता नहीं है, बंदूक लेके चले गए सीमा पे, गोली है नहीं आपके पास, तो बट से ही मारेगा ना। ये कहने का मतलब हर चीज़ में आपकी तैयारी ज़रूरी होती है। कई बार फ्लूक होता है, लग जाता है, पर वो फ्लूक के साथ फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप तैयारी आगे नहीं करेंगे तो आगे जा ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें आप। और फिर आप अपना एक समय गुजारते हैं मुंबई में, जहाँ हर रोज़ आपको पैसा खर्चा करना है, खाना भी आपको खाना है, सर्वाइवल बहुत टफ है दादा मुंबई में ऑलरेडी। फिर एक समय के बाद आपका सब सर्वाइवल हो जाता है। क्यों? आप ऐसे ठीक है, जितना मीडिया में लोग होते हैं ना, वो ऐसे तो एक साथ आएगा 10 लाख, तीसरे दिन पता चला 100 रुपया बाकी, वो ठीक है, एंजॉय कीजिए उसको, क्या दिक्कत है। जब आपके पास कुछ नहीं था, मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास ना फिल्में थी ना कुछ। अब मैं इतनी फिल्में करके यदि मैं उस एन्जॉयमेंट को एंजॉय ना करूँ, और दूसरी बात कि अपने काम को जो एंजॉय करता है ना, वो बिल्कुल सफल आदमी। अरे यार ये तो मेरे को कम पैसा दिया, 10 लाख बोला था, 2 लाख दिया, मत करना भाई, उनने तेरे को बोला है। और आप
यदि 2 लाख में कर रहे हैं तो फिर पूरी समर्पित होकर वो काम कीजिए, वो काम अच्छा होगा, क्योंकि वही आपकी शो रील है। ये रील बनाने से नहीं मिलता काम। बनाइए, मैं तो कहता बनाइए, बिल्कुल बनाइए, विचार वाला रील बनाइए ना। मैं एक लड़की को नाचते हुए कितने देर देख सकता हूँ, कितनी रील में देख सकता हूँ। उसने मतलब समझो स्विमिंग सूट भी कितने देर में देख सकता हूँ। या ऐसा कोई भी आपको रोल मिल गया, आपने ठीक है, आपका शरीर दिख रहा है, फिर ऑडियंस क्या बोलता है, अब बोल भाई बोल, आगे बोल। अब उसने बोला और पोंक दिया तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए वो तैयारी नहीं है। इसलिए हमारे देश में प्रॉब्लम क्या, हम नसीर भाई का नाम तो लेते हैं, हम ओमपुरी का नाम तो लेते हैं, पर उन्होंने क्या तैयारी की है इसके बारे में कभी नहीं बात करते। मतलब प्राण एक बड़ा एक्टर रहा है हिंदुस्तान का, कि लिखते थे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार और प्राण, ये होर्डिंग है प्राण के बारे में। इतना बड़ा एक्टर, हर कैरेक्टर के बारे में खुद मेकअप, खुद कॉस्ट्यूम सब करके डायरेक्टर को दिखा के मैं ऐसे चलूँगा, ऐसे बोलूँगा। किसकी बात कौन करता है। डायरेक्टर बोले नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, आप थोड़ा ऐसा कर लीजिए। तो अपने बारे में तैयारी जो करना है ना, अभी तो ये होता है ना कि एक्टर को मैं तो देखता हूँ लगातार, एक तो अंग्रेज़ी पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए, पर हिंदी अंग्रेज़ी की तरह बोलते हैं। ये तो अजीब सी बात है यार, नहीं को नहीं बोला जाएगा ना। अंग्रेज़ी में एनआई जो भी लिख कर देवनागरी में लिख के भी दोगे। इसलिए बहुत सारे भारतीय अभिनेताओं ने ये तय कर लिया कि बॉस हिंदी में स्क्रिप्ट दो, अंग्रेज़ी में नहीं चाहिए। अच्छी बात, सारा पैसा आप हिंदी से कमा रहे हो, हिंदी टीवी करते हो, हिंदी फिल्म करते हो। आप जाइए तेलुगु, तमिल, गुजराती में, उनकी स्क्रिप्ट ही उसी भाषा में है। वो थोड़ी नहीं हिंदी में लिख के देंगे, अंग्रेज़ी में लिखते हैं। इसलिए जो रीजनल सिनेमा है वही तो भारतीय सिनेमा है। हमारा हिंदुस्तानी हिंदी सिनेमा भारतीय सिनेमा नहीं है। उस सबको मिलाओगे जब आप, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सारे मद्रासी, इनको मिलाओगे तो वो भारतीय सिनेमा का प्रेजेंटेशन है। वैसे ही भारतीय रंगमंच है। आप सिर्फ हिंदी को अलग करके कैसे बात करते हैं। इसलिए हिंदी वाले साउथ की फिल्में नहीं, अरे साउथ की फिल्में, रजनीकांत भगवान है वहाँ, खुशबू नाम की एक्ट्रेस का मंदिर बना हुआ। मतलब आप उस सेंसिबिलिटी को समझना चाहिए। और कहानियाँ, तेरे नाम बेस्ड है जिस फिल्म पे ना, वो कमाल की फिल्म है, जो ओरिजिनल हमने देखी जब वो फिल्म VHS हुआ करता था उस वक्त देखी, तो वो भाषा दूसरी थी, हम रो दिए, हमको तो भाषा भी नहीं मालूम, पर वो इमोशन इतना बड़ा था उस फिल्म का, कोरोना आ गया। और जैसे जब मेरे को बोला गया तो मैंने कहा मैं तो करूँगा, अब कितना भी पैसा दो ये फिल्म ज़रूर करूँगा। वो फिर मेरे खाते में आ गई फिल्म। आप देखिए पुराना जो सिनेमा था, वो तो डायरेक्टर तो एक बार आईपीएस से देखता था, एक बार पूरा सिनेमा जो है DOP देखता है, और डायरेक्टर कहता है कि सर ओके, वो कहता है ओके, तो फिर ओके प्रिंट, ये होता था। अब तो ये जो छोटा सा मॉनिटर रखा, हर कोई वहाँ खड़े होके अरे वो ग्लास गड़बड़ रखा है, मोबाइल टेढ़ा रखना चाहिए था, गुलदस्ता वहाँ रखना चाहिए था। तो साले 25 साल से वो काम कर रहा है आर्ट डायरेक्शन का, तो उसको गुलदस्ता रखना नहीं आता क्या। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, और दूसरे के काम में, हमारे सिनेमा में अभी क्या हुआ है कि आप अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में उड़ी मारते हैं, जाके DOP को समझाने लग जाएंगे, अरे सर वो लाइटिंग ऐसा दिया। अबे तेरे को मालूम है क्या लाइटिंग सही बात। अरे एक काम करते हैं ना, ट्रैक लगा लेते हैं। अबे ट्रैक क्यों लगा लेते हैं, वो कंटेंट तय करता है कि वो ट्रैकिंग होगा, जिमी जीप होगा, कि अभी वो तो बहुत सारा जूम खत्म हो गया है ना, नहीं जूम नहीं करते, अभी तो जम कट है, एकदम सीधा उल्टा। आप ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी जम कट मार रहे हो कि जिमी जीप लगा, वो तो कंटेंट देख रही है, कंटेंट कैसे दिखाया जा रहा है। इसलिए बहुत सारा CG कंप्यूटर ग्राफिक ने सिनेमा ख़राब भी किया है। अरे वो CG में कर लेंगे, अरे क्यों कर लेंगे CG में यार, हम भी काम करते हैं, हमने भी बहुत फिल्में की हैं कंप्यूटर ग्राफिक वालों के साथ, तो पर हमको रेफरेंस बनाना पड़ता है ना, टेक्सचर क्या होगा, कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, फिर वो मल्टीप्लाई करता है, उसके बिना नहीं होता CG। अब फिर पूरा CG में आप करोगे तो वो एक फिल्म है, कोई फिल्म है ना आदि पुरुष याद है, हाँ, फिर वो ऐसे ही दिखता है। जो बातचीत हो रही नहीं VFX का आप दुनिया की सिनेमा उठा के देख लीजिए, दुनिया का बड़ा सिनेमा उठा के देख लीजिए, VFX वाला भी सिनेमा उठा के, वो तभी इस्तेमाल होता है जब उसकी ज़रूरत है। आप बिना ज़रूरत के सिर्फ
फिल्म में छामा अगर खड़ा करने के लिए VFX पे दिखाएंगे तो हाँ VFX पे। तो कंटेंट तो अफेक्ट हो ही रहा है ना सर, मतलब भाई वो ultimately। प्लास्टिक है ना, ऐसी सिनेमा प्लास्टिक है। वहाँ भले रोता है तो हम डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है नहीं। मैं अमिताभ बच्चन के पीछे खड़ा हूँ, दिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन को दिखाएगा कि मेरे को दिखाएगा। वो डायरेक्टर का मीडियम, डायरेक्टर एक्टर का भी मीडियम नहीं है सिनेमा, वो डायरेक्टर का मीडियम कि डायरेक्टर एक कहानी को कहना कैसे चाहता है। तुम कितनी भी खूबसूरत दिखो, वो कब को दिखाते रहेगा, बोलेगा नहीं कब दिखाना है मेरे को, लड़की से मतलब नहीं है। वो कंटेंट पे है ना असली बात, इसलिए डायरेक्टर का मीडियम, Context क्या वो है? एक्टर का मीडियम नहीं है। जो अच्छा और बढ़िया एक्टर होता है वो सदा अपने आप को सौंप देता है डायरेक्टर को, सर बताइए क्या करना है। इसलिए शाहरुख खान उसका बायोग्राफी में है, वो परफॉर्मर है। वो कहता है मैं परफॉर्म, आप बताइए मैं परफॉर्म कर देता हूँ। वो क्लियर है उसका फंडा, बिल्कुल। आपने उसको बोला कि ये वाला रोल ऐसे परफॉर्म कर देता है, Sorted है एकदम। शॉर्टेड है वो उसका दिमाग से। इसलिए भारतीय अभिनय में आप नाम ही बहुत कम लोगों के गिनते हैं परफॉर्मर के लेवल पे या बहुत इमोशनल एक्ट करने के लेवल पे। अब एक फिल्म में मेरा एक्सपीरियंस, सदगति एक फिल्म है, सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की, रायपुर में उसकी शूटिंग हुई। तो ओमपुरी थे उसमें, मोहन आगाशे थे। तो एक दिन होटल में एक सीन था, उनको कीचड़ से खींच के लाने वाला, तो उन्होंने सत्यजीत ने कहा, रे साहब ने, कि कल करेंगे सुबह ये सीन। ठीक है, सब चले गए, सब लोग होटल से लोकेशन पहुंच गए, छत्तीसगढ़ में लोकेशन। अब वो ओमपुरी को ढूंढ रहे सब, अरे यार वो तो ओम भाई तो है नहीं होटल में, कहाँ गए, कहाँ। सारी यूनिट ढूंढ रहे हैं उनको, सब जगह पता ही नहीं लोकेशन पे। सब सत्यजीत जी ने कहा कि चलो लोकेशन पे चलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है, जबकि उनके आने तक हम दूसरे कट्स कर लेंगे, जैसा होता है सिनेमा। बोले जाओ यार देख के आओ, तो पता चला वो कीचड़ में लेटे पड़े हुए। जैसे ही वो पहुँचे, ओम भाई हाँ, बोले मैं रेडी हूँ चलो। ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब एक अलग अलग चीजें होती हैं। हर एक्टर अपने तरीके से एक चरित्र को निभाने के लिए वो तरीका ढूंढता अपना, तो उसी तरह से होता है। इसलिए बड़ा सिनेमा, बड़ा एक्टर, बड़ा विजुअल, बड़ा डीओपी, मूर्ति साहब को क्यों बड़ा नाम देते हैं? तो इसलिए हम तो चूँकि टेक्नीशियन है तो हम दो बार सिनेमा देखते हैं। एक सिनेमा देखते हैं जो कहानी कैसी है, क्या हुआ, गाने कैसे, ये सब हो। दूसरी बार जब देखते हैं तो हम टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन कैसा है, लाइटिंग कैसी है, कहाँ क्या किया गया है, कहाँ क्या किया, तो वो हमारा नॉलेज बढ़ाता है। तो इसलिए जो इस वक्त अभिनय करने के इच्छुक हैं उनको बड़ा सिनेमा देखना चाहिए। वर्ल्ड सिनेमा भी तो है, वर्ल्ड सिनेमा देखना चाहिए, वर्ल्ड एक्टर्स कैसे काम करते हैं। एक फिल्म है कपोला की, क्या है, गॉडफादर। तो उसमें जो मेन प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो कहते हैं ये बात। वो स्टूडियो में आ रहे थे तो उनको एक बिल्ली दिखी, उन्होंने वो बिल्ली उठा ली और गोद में रख ली। वो डॉन है पूरे शहर का, और बिल्ली के साथ उन्होंने एक्ट किया। आप फिल्म देखिए, मर्लिन ब्रांडो है उसमें। तो ये कैसे आता है? आप उस चरित्र को, उसकी गहराइयों को, उसकी न्यूएंसेस को पढ़ना, लिखना और देखना बहुत ज़रूर चाहिए। और फिर दूसरा, अपने से भी प्रेम करना चाहिए। लड़की से प्रेम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। पर अपने से भी प्रेम कीजिए ना। अपने से प्रेम नहीं करेंगे तो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में जान नहीं पाएंगे। हाँ। और वक्त ऐसी चीज़ों में लगाइए, यदि आप स्कल्पटर बनना चाहते हैं तो आप स्कल्पचर बनाने में टाइम लगाइए। आपको एक्टिंग करना है तो 24 घंटे में से 18 घंटे एक्टिंग को दीजिए, बाकी ठीक है। अभी वो उल्टा होता है, 18 घंटे की गर्लफ्रेंड को देते हैं, 3 घंटे में कैसे एक्टिंग कर लेंगे? कोई नहीं, संभव ही नहीं भाई। इसलिए हज़ारों में लोग मुंबई में उतरते हैं और गिनती 10। मतलब बेसिकली दादा क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करने हैं और उसी पे आपका फोकस रहना चाहिए। प्रियंका, वो ज़रूरी है ज़िंदगी में भी। जिंदगी में कितने दिन तक आप अप डाउन करते रहेंगे? कहीं ना जाके आपको पकड़ना पड़ेगा ना, मैं यही करूँगा, करना है। नहीं तो आपका बहुत समय निकल जाएगा। ये मुश्किल है असली बात। मतलब मेरा ये अनुभव, ये हो सकता है किसी के लिए बिल्कुल वो खारिज भी कर सकता है। नहीं दादा, बहुत वैल्यूएबल बातें आपने बताई हैं आज, और बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारा। और आई होप आप लोगों को भी बहुत सारी बातें
सीखने को मिली हूँ, जानने को मिली हूँ और कुछ बहुत कुछ समझा हो आपने। तो दादा मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। और सो दिस वाज जयंत देशमुख एंड दिस इज़ प्रियंका। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार। अरे रुक जा यार, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खटर पटर तो मत करो ना, रहने दो 2 मिनट, क्या प्रॉब्लम है? धीरे धीरे करिए, धीरे करिए। ओ भैया, दादा कोई बात नहीं, चलिए। इतना तो समझ होनी चाहिए यार। ये ट्रेलर था थोड़ा छोटा सा, आगे अगर आप दादा के साथ नाटक करेंगे तो आप सीरियस हो और डेडिकेटेड होके ही आइएगा। नहीं नहीं, उसके बिना संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं।